रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में करीब 39% वोटिंग हुई है। कम मतदान को लेकर आजम खां और समाजवादी पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं। हालांकि प्रशासन ने सभी आरोपों को निराधार करार दिया है। रामपुर में मतदान की रफ्तार सुबह से ही धीमी रही। मतदाता बहुत कम बाहर निकले। मतदान की सुस्त रफ्तार के लिए आजम खान ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। मोहल्लों की जो आउटस्कर्ट्स हैं उन पर आपने देखा होगा 50-50 गाड़ी पुलिस खड़ी है, पुलिस अधिकारी खड़े हैं और वो वोटर्स को रोक रहे हैं। आजम खान ने प्रशासन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया, लेकिन डीएम ने इन आरोपों को निराधार करार दिया। देखिए, कहीं इसी प्रकार का कोई ऐसी समस्या नहीं है और हमने जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के उनसे भी कहा था कि आप अपना कोई तथ्यपरक हमें शिकायत दें, विद एविडेंस दे दें, तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कल उन्होंने कुछ जो शिकायत की थी उसका हमने संज्ञान लेके उसका निस्तारण करा दिया था। सवाल और शिकायत के बीच ही रामपुर के विलासपुर विधानसभा के विशारद नगर के मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने की कोशिश करने के आरोप में एक महिला को हिरासत में लिया गया है। उधर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए 48% मतदान हुआ है। यहां पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच मुकाबला है। अखिलेश यादव के इस्तीफे की वजह से खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। उपचुनाव में वोटिंग को लेकर खास उत्साह नहीं दिखा। पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें भी नजर नहीं आई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। आप देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक करीब 11 घंटे तक मतदान कराने के बाद मतदान कर्मी ईवीएम मशीन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बाहर ले जा रहे हैं। आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे 26 जून को आएंगे। वहीं वोटिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ ने जीत का दावा किया है। 3 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं अब धर्मेंद्र यादव जी। इधर सीएम योगी ने लखनऊ में 10वीं के टॉपर छात्रों से संवाद किया और इस मौके पर सीएम योगी ने बच्चों को कामयाबी के कई मंत्र भी दिए। यूपी बोर्ड की परीक्षा पास करने वाले टॉपर्स को सीएम योगी ने भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ने के गुर बताए। आज लखनऊ में 10वीं के टॉपर से बात करते हुए सीएम ने कहा कि हमेशा खुद पर विश्वास रखें। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वो बेटा बेटी में फर्क ना करें, मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाएं, सरकार उनके साथ है। थोड़ा सा यही दिक्कत हो रही, इतनी कम 3000 रुपए की आय में मैंने अपने बच्चे की सिलाई। आप मेहनत करिए, सरकार भी सहयोग करेगी, ठीक है? घबराने की आवश्यकता एकदम चिंता की कोई बात नहीं। भैया की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, घबराओ मत, एकदम सरकार उसको देखेगी। समय पे जगना और समय पे खेलना, समय पे खाना, समय पे खेल कूद की गतिविधियों में भी भाग लेना, ये भी होना चाहिए और बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर बच्चे को किसी न किसी खेल के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। इधर जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी और सीएम योगी समेत सभी बीजेपी के बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए कहा कि देश की एकता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अद्वितीय प्रयासों के लिए हर भारतीय उनका ऋणी है। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि एक देश एक विधान के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान स्वतंत्र भारत का एक ऐसा बलिदान था जिसने उस समय पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इधर बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके बेटों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हाजी के छोटे भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली पर रेप का केस दर्ज किया गया है। सहारनपुर पुलिस ने हाजी इकबाल और उनके छोटे भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली पर नाबालिग से रेप का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा हाजी इकबाल के चारों बेटों पर भी छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध खनन और जमीन पर कब्जे के कई मामलों को लेकर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल वांटेड है। बता दें कि पुलिस हाजी इकबाल के 3 बेटों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही हाजी इकबाल और उसके सहयोगियों की करीब 130 करोड़ की संपत्ति को भी कुर्क कर चुकी है।
पुलिस जल्द ही हाजी इकबाल को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। देखिए, कुछ दिनों पहले सहारनपुर पुलिस को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें गंभीर आरोप रेप के और नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोप लगाए गए थे। इसमें तुरंत हम लोगों ने सीओ स्तर के अधिकारी से जांच कराई। जांच में तथ्य सच पाए गए प्रथम दृष्टया, और उसके बाद हम लोगों ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है, जिसमें से 2 व्यक्ति। इधर कानपुर हिंसा केस में एसआईटी के पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात के अकाउंट में हिंसा के 3 दिन पहले 5 लाख रुपए भेजे गए थे। 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हिंसा के 3 दिन पहले हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात को मुख्तार बाबा के अकाउंट से 5 लाख रुपए भेजे गए थे। मुख्तार के खातों की जांच में इसका खुलासा हुआ है। हिंसा के बाद रिमांड पर लिए गए मास्टरमाइंड जफर हयात से पूछताछ में क्राउड फंडिंग को लेकर मुख्तार बाबा का नाम सामने आया था, जिसके बाद एसआईटी ने मुख्तार बाबा को गिरफ्तार किया। 3 जून को ही हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात को फंडिंग करने वाले मुख्तार बाबा की यहीं पर 1968 में जब पिता ने शुरुआती की थी तो यहाँ पंचर की दुकान होती थी। तो पंचर की दुकान से लेकर करोड़ों तक कमाने का सफर की शुरुआत यहीं से हुई थी, और यही वो शत्रु संपत्ति बताई जा रही है जो राम जानकी मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ करके मुख्तार बाबा ने यहाँ पर कब्जा किया है। वहीं कानपुर की नई सड़क पर हुई हिंसा के मामले में एक आरोपी की पहचान हुई है। हिंसा के वीडियो में एक युवक भीड़ को रुमाल दिखाकर नियंत्रित करता दिखा था, जो बाबा बिरयानी की दुकान का कर्मचारी बताया जा रहा है। और अगली खबर उन्नाव से, जहां पर कोविड काल में जेल से कोविड पैरोल पर छोड़े गए 44 में से 15 बंदी अभी जेल नहीं लौटे हैं। इसे लेकर जेल अधीक्षक ने एसपी को पत्र लिखा है। कोरोना काल के समय जेलों का बोझ कम करने के लिए 7 साल या उससे कम सजा वाले 44 कैदियों को मई से अगस्त महीने के बीच 3 महीने की कोविड पैरोल दी गई थी, जो फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी 15 कैदी अभी नहीं लौटे हैं। 8 बंदियों को जमानत मिलने से जेल से रिहा हो चुके हैं। अब जेल प्रशासन इन कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस को चिट्ठी लिखकर उसे पकड़ने की मांग कर रहा है, लेकिन उन्नाव पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए, शासन के आदेश के अंतर्गत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम के अंतर्गत जिला कारागार उन्नाव के लिए ये जरी जरदोजी का कार्य और लेदर से संबंधित प्रोडक्शन का काम सौंपा गया है। और हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं काफ़ी काम जानती भी है, कढ़ाई से संबंधित, और जरी जरदोजी का भी कुछ काम जानती है। बाहर के व्यक्ति द्वारा संपर्क किया गया तो उन्हें अभी प्रशिक्षण भी दे रहे हैं हमारे यहाँ महिलाओं के लिए, और काफ़ी काम सीख भी ली है उनने। इधर कानपुर में 2 भाइयों को मैक्रोनी खाना इतना महंगा पड़ा कि एक भाई की मौत हो गई। दूसरा भाई इस वक्त कानपुर के हैलेट अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दरअसल पूरा मामला महाराजपुर के हनिया गांव का है, जहां गांव के ही रहने वाले रोहित और मोहित यादव दोनों भाई जाजमऊ में फैक्ट्री से काम करके घर पहुंचे और उसके बाद खेत में पहुंचकर मैक्रोनी खाई, जिसके थोड़ी ही देर बाद दोनों की हालत बिगड़ी। जिसके बाद आनंद फानंद में रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने दोनों भाइयों को हैलेट अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ मोहित यादव की मौत हो गयी। मैक्रोनी से तबीयत खराब हुई। हाँ, खाना में मैक्रोनी खाई थी। हाँ, खाने में मैक्रोनी। हाँ, उसके बाद 15 मिनट बाद मुंह से फिस्कुल डालने लगे। फिलहाल मैक्रोनी जिस दुकान से खरीदी गई थी वहां से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। शौक में मैक्रोनी खाना इन दोनों भाइयों के लिए अभिशाप साबित हुआ, जहां एक और मैक्रोनी खाने के बाद एक भाई की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई, तो वहीं इस वक्त हैलेट अस्पताल में दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर मथुरा में 2 बच्चों के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। दोनों ही बच्चे असम के रहने वाले हैं। दोनों बच्चे मथुरा में एक आश्रम में वैदिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे। आरोप बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक पर लगा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चे टीचर से मिल रही प्रताड़ना के बाद आश्रम से भाग गए। इस दौरान एक संत ने बच्चों को रोते देखा तो उनसे बातचीत की और उनकी कहानी सुनकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने संत की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शाम को एक आश्रम पे जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, वहाँ के 2 बच्चों द्वारा थाना वृंदावन पे एक सूचना दी गई कि उनके साथ अप्राकृतिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है।
इस संबंध में वहां पर अभियोग पंजीकृत किया गया और जिसके ऊपर आरोप था उसको गिरफ्तार किया गया है। बच्चे नाबालिग हैं और उनका मेडिकल कराया जा रहा है और गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इधर ललितपुर में पति पर पत्नी की हत्या कर घर में ही जलाने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला थाना बानपुर इलाके की है, जहां आरोप है कि हैवान पति ने पत्नी की हत्या कर पहले उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर उसे घर में ही जला दिया। जानकारी के मुताबिक 3 साल पहले दोनों ने लव मैरिज किया था। फिलहाल आरोपी पति फरार है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव के पूर्व प्रधान और गांव के लोगों का कहना है कि ये व्यक्ति जो है मूलचंद नाम का व्यक्ति है, मूलचंद कुशवाहा। इसने 4 वर्ष पहले शादी की थी एक लड़की से और उसको जो है कल मारा और मार करके घर के बगल ही जला दिया है। और मौके पर सूचना पाके हम लोग तत्काल मौके पहुंच गए हैं और घटना प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत हो रही है और घर वालों से मायके पक्ष से तहरीर ली जा रही है और अभियोग पंजीकृत कर शीघ्र विधिक कार्रवाई की जाएगी और विवेचना का शीघ्र गुणदोष के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इधर गुरमीत राम रहीम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें जेल के अंदर जाने के वक्त की कहानी वो बता रहा है। सुनारिया जेल से पैरोल पर बागपत के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रह रहे संत गुरमीत राम रहीम ने अपना एक वीडियो बनाकर जारी किया है, जिसमें वो डेरा आवास के अंदर पेड़ पौधे और सुहाने मौसम को दिखाते हुए अनुयायियों को बता रहे हैं। अपने अनुयायियों से सुमिरन और अच्छे काम करने के लिए कह रहे हैं और जेल के अंदर जाने के वक्त की कहानी भी बता रहे हैं। वीडियो में उन्होंने जेल से जुड़े अनुभव भी साझा किए हैं। ये आम के पेड़ हैं, बहुत ही पुराना, इसमें काफ़ी आम लगे हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं, आमों के भी दर्शन करवाते हैं। ये हमारे पीछे कम इसलिए हो गए, जिस दिन हम आए थे भरे हुए थे, लेकिन बंदर काफ़ी आ रहे हैं और वो तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, कभी किधर कभी किधर। और ये देखिए तेरावास आपको नज़र आ रही होगी हमारे पीछे, क्योंकि यहाँ बादल छाए हुए हैं थोड़े थोड़े। इधर पीलीभीत के सदर कोतवाली इलाके में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की 2 महिला नेता आपस में भिड़ गए और दोनों परिवारों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। ये तस्वीर पीलीभीत के सदर कोतवाली इलाके के काशीराम कॉलोनी की है, जहां समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता शाहाना और बीजेपी की सदस्य ज्योति आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर दोनों परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल दोनों पहले पड़ोसन हुआ करती थी। बीते विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों के बीच अक्सर नोकझोंक और मारपीट होती रहती थी। उस समय प्रशासन ने शाहाना को समझाकर वहां से दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट करने की बात कही, जिससे झगड़ा न हो। लेकिन आरोप है कि शाहाना जबरन कॉलोनी के एक मकान पर कब्जा कर रखी है, जिसके कारण मामला नहीं सुलझा। इसी बीच कल देर शाम शाहाना और ज्योति एक बार फिर आमने सामने हो गयी। उसके बाद दोनों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। लड़ाई इस बात की हुई है कि मतलब मैं ये समाजवादी पार्टी को सहयोग करती थी और मैं भाजपा को सहयोग करती थी। ये आए दिन जब मैं शाम को वोटिंग करके आती थी, शाम को कहती थी जीतेगी तो साइकिल ही, तो क्यों जोर लगा रही है, तेरा कोई फायदा नहीं है। कई बार ये इसने मुझे रोड पे घेरा भी, कई बार इसने घेरा, कई बार मेरे जिस दिन भैया जीते थे उस दिन भी इसने बच्चों को मेरे बुरी तरह से मारा था। उधर हाथरस में शादी समारोह में बज रहे डीजे को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ये तस्वीरें कोतवाली हाथरस गेट इलाके के गांव सोखना की है, जहां शादी समारोह में बज रहे डीजे को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि गांव सोखना में शादी का भार चढ़ाने के दौरान डीजे बज रहा था, जिसको लेकर विवाद बढ़ा। इसी दौरान कुछ लोग लाठी डंडे लेकर घर में घुसकर मारपीट करने लगे। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच शुरू की। मारपीट की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।